बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, माशरे में कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं जो किसी भी माशरे का जो असल चेहरा होता है वो सामने ले आते हैं। हमने इस्लामाबाद में एक लड़का लड़की तशद्दुद केस देखा। इससे पहले हमने देखा कसूर में ज़ैनब के साथ जो कुछ सब कुछ हुआ। तो ये हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है, जो बदबूदार लोग हैं, उनका चेहरा हमारे सामने आया था। अभी शायद बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन जो मीनारे पाकिस्तान में आज़ादी के दिन हमने देख लिया, किसी भी कौम के लिए शायद इससे ज़्यादा बुरा दिन नहीं हो सकता। ये यकीनन एक ब्लैक डे था। आज़ादी का दिन तो था, लेकिन सयाह तरीन दिन था। एक खातून जो कि फ़ुटबॉल बनी हुई थी, कुछ 400 से 500 लोगों के दरमियान उसे बिल्कुल फ़ुटबॉल की तरह उछाला जा रहा था, उसके जिस्म को नोचा जा रहा था। ये सोचे बगैर और ये भूल कर कि इसी तरह की एक बहन हमारे घर में भी है, इसी तरह की एक माँ, एक बेटी हमारे घर में ही है और हम बड़े गैरतमंद लोग हैं। जब इस तरह का वाक़या हमारी बहन को कोई आँख उठाकर देख भी ले तो हमारी गैरत जाग जाती है, लेकिन हम किसी की इज़्ज़त के साथ जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमारी गैरत कहाँ होती है। इस मुआशरे ने यकीन करें कि हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा और इस वक़ूए ने हमें झंझोड़ के रख दिया। यानी अल्फाज ही नहीं बचते, कुछ कहने को बचता ही नहीं है कि हम क्या कहें इसके बाद। और अभी ये मामला हुआ तो उसके बाद और बहुत सारी वीडियोस जो और लोगों के साथ हुई हैं वो सामने आनी शुरू की। आयशा हमारे साथ मौजूद है, आयशा अकरम, उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, और इनके जो पार्टनर हैं जिनके साथ ये टिकटॉक बनाती हैं, और इन दोनों को लेके बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि शायद ये इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। अब जो भी ताल्लुक़ है हम इनसे वो ताल्लुक़ भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आगाज़ कर रहा हूँ आयशा से। आयशा, सबसे पहले तो आप ये बताएं, और आपसे बात करते हुए यकीन करें नज़रें झुक रही हैं, आपसे आंखें मिलाने को दिल नहीं कर रहा। जो कुछ हम सब ने, चूँकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम सब कहीं ना कहीं इस जुल्म में, इस जबर में साथ हैं। आपकी हालत कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी ज़हनी हालत सबसे पहले बताएं कैसी है? जी, अल्लाह का करम है कि मैं दोबारा ज़िंदगी मुझे मिली और आप सबके सामने बैठी हूँ और दोबारा आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला है। अगर ज़हनी बात की जाए तो मेंटली तौर पर अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदा हूँ, बट मैं आप लोगों के सामने हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से ये नई ज़िंदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, शायद आप एक लम्हे के लिए उम्मीद खो बैठी थी कि शायद मैं यहाँ से बच के भी निकल सकती हूँ, ऐसा ही था? काफ़ी देर तक उम्मीद लगाती रही थी कि कोई आएगा, कोई फरिश्ता आएगा। तो एक वक्त आया था कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, और उम्मीद छोड़ते वक्त आखिरी सांस थी, आखिरी लम्हा था, अल्लाह से बातें कर रही थी। कहते हैं कि आखिरी वक्त में आपको ना बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। माँ भी याद आती है, अम्मी भी याद आ रही थी कि वो क्या करेंगे। माँ को पुकारा भी होगा, हाँ। चिल्लाई भी होगी, चीखी होगी कि माँ आके बचा ले। और जब आप कहते हैं कि जब आप मरने वाले होते हैं ना, तो आप एकदम से बहुत ताकतवर हो जाते हैं। आप एक दफ़ा अपनी हिम्मत दिखाते हैं, उसके बाद आप बेबस हो जाते हैं। और ये वक्त आया था और आखिरी लम्हात थे, बात भी कर रही थी, अपना सब कुछ याद आ रहा था। अच्छा, ये उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कह रहे थे ये आपकी बात कि मैं तो सोच के बैठ गई थी कि मेरे आखिरी लम्हात चल रहे हैं और मैंने इस दुनिया से चले जाना है, मैंने मर जाना है, और आप अल्लाह को याद कर रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। उन लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ये प्लान करके बुलाया गया था। चलिए ज़रा वो सारे सवालात हम शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने जिस तरह कहा कि बहुत सारी बातें शुरू होगी, अब मैं बहुत ज़्यादा उस तफसील पे नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये वक़ूआ कितने बजे होता है? आप वहाँ पे कितने बजे पहुँचती हैं? आप वैसे रैंडमली जाती हैं? उस दिन सोच के गई थी कि मैंने मीनारे पाकिस्तान जाके अपनी टिकटॉक बनानी है, क्योंकि टिकटॉक तब बनाती हैं, आप स्टार भी हैं, और या आपने उस दिन अपने फ़ैन्स को पहले कहा था? क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स अपने फ़ैन्स को बता देती हैं कि आज मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, तो जिसने मिलना है अब मुझे वहाँ आके मिल लें। तो ऐसा ही था, आपने फैंस को बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसी बात नहीं है, इट्स अ फेक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने राउंड अबाउट 1 मंथ हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, और 1 साल हो गया जब से मेरी बहन की डेथ हुई है, मैंने कभी स्टेटस नहीं लगाया। और मैं कौन सा इतना फेमस मतलब थी कि मैं अपने फैंस को बुलाऊंगी, और 2 साल हो गया मुझे काम करते हुए। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी शूट करने से पहले लोगों को बताया हो, और ये भी एक फ़ेक बात है कि मैंने लोगों को मतलब बताया होगा फैंस को
नहीं, आप फेमस तो थी, यही वजह है कि हजूम आपके गिर्द आके खड़ा हो गया, लोग आपके गिर्द आके खड़े हो गए, लोग आपके साथ सेल्फीज ले रहे थे। बिल्कुल, तो ये फेमस बात तो आप थी, या उस दिन लोगों ने सिर्फ एक लड़की को देखा और तैयार हुई है और ये टिकटॉक बना रही है तो लोग आके खड़े होना शुरू हो गए, या फैंस थे वो सारे? पहले तो ऐसे लगा कि जैसे फैंस है, जैसे भाग कर आ रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, फैंस की हद तक तो बात ठीक थी, लेकिन एकदम से जब प्रेशराइज हजूम आ गया उससे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। आपकी उन सेल्फीज पे भी बहुत सारे एतराज़ात उठे, अब ज़ाहिर है वो वीडियोस सामने आ रही हैं, उस दिन की भी, इस वकूवे से चंद लम्हे पहले, तो उन सेल्फीज पे बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं कि आप इस तरह से फैंस के साथ और इस हालत में, अब लोगों को पता नहीं उसमें क्या एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। मुझे तो उन कपड़ों में कोई मसला नज़र नहीं आया, और आपके जितने भी टिकटॉक्स देखी हैं उनमें किसी में भी आपकी ड्रेसिंग पे मुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आया, जिस तरह आम तौर पर हमारे माशरे में टिकटॉक स्टार्स कपड़े पहनते हैं। तो सेल्फीज पे भी ये एतराज़ था, ऐसी कौन सी सेल्फीज आपने ली थी उन लोगों के साथ? एक्चुअली अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो मैंने प्रॉपर शलवार कमीज़ पहनी थी, जो कि मेरा कौमी लिबास है, और आप देखें कि टिकटॉक पे कितनी वल्गर ड्रेसिंग लड़कियां करती हैं, और उनको 20-20 मिलियंस पर भी ले जाने वाली हमारी ये पब्लिक है, ये लोग हैं, और मैंने तो फिर भी शलवार कमीज़ पहना हुआ था, और मैंने तो ऐसी कोई वहाँ पे टिकटॉक भी नहीं बनाया, कोई वीडियो भी नहीं बनाई, जस्ट एक ट्रैक पर चलते हुए हम वापस जा रहे थे। उस दिन की ट्रैक पे चलते हुए जो आपकी चाल थी उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात थे, लेकिन वो मेरा एक नॉर्मल एक ड्रेस था, और मैंने दुपट्टे चलने से का अंदाज भी वही था बिल्कुल, और जो कुछ मेरे नया नहीं, बिल्कुल नया नहीं था, नॉर्मली देखिए मेरी टीम मेरे साथ है, उन्होंने मुझे कवर किया हुआ है, और उस दुपट्टे को कितने मैंने, लोग थे आपके साथ? हमारे साथ 5-6 लोग थे, 5-6 लोग। और मेरा ये पार्टनर है जो 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, ये भी मेरे साथ ही है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था, लोग सेल्फीज भी ले रहे थे, आप टिकटॉक बना भी रहे थे, अचानक से क्या हुआ, किस तरह से शुरू हुआ ये सब कुछ? इतना ज़्यादा हजूम हमारे ऊपर आ पड़ा कि वो समझ नहीं आया कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जहाँ से हमें गुजरने का रास्ता मिल रहा था वो बाहर निकलने की बजाय हम और अंदर ज़्यादा चले गए, बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जंगले के पास, जहाँ से उन्होंने क्लोजिंग की हुई है, और वहाँ पे जाके हम टोटली कैसे उसी तरह जैसे लड़ते लड़ते हम पहुँच गए। अच्छा, लड़ते स्पेशली आप वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो हम वापसी खड़े हुए हैं तकरीबन 5 मिनट्स, और हमने सोचा कि रश बहुत ज़्यादा, वापस चलते हैं, बच्चे घर में वेट कर रहे हैं, मैंने केक का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऐसे करते हैं कि घर में जाके सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे ना अजीब से लोग होते हैं, तो घर में ही चलते हैं, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और वापसी उसी ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। हमारा जो कैमरामैन है वो हमारे फ्रीली मोमेंट्स की बनाता रहता है, उठते बैठते खड़े होते रैंडमली वो वीडियोस हमारी बनाता रहता है, और उसी वापसी पर मेरी टीम मेरे साथ है और वीडियोस बना रहे थे। 5 मिनट की शायद वीडियो होगी या 1 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसी दौरान सब लोग हमारी तरफ आए हैं, तो इतने लोग हमारी तरफ आ रहे थे, खुशी भी हो रही थी कि फैंस हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, हमने किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन एकदम से ज़्यादा लोगों के 400-500 का गिरोह जो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया, और उस गिरोह ने हमें कितने घंटों अजीब सी हरकत। जब पहली दफ़ा किसी ने आपको टच किया या आपके साथ बदतमीज़ी की, दस्तदराजी की, कुछ भी हम कह लें उसे, बिल्कुल उस वक्त आपकी टीम ने यकीनन रोकने की कोशिश की। बहुत। वो कौन सा लम्हा आया, कितनी देर बाद आया कि जब आपको सोचा कि अब मुझे पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए थी? तकरीबन 7 बजे के करीब, आधे घंटे बाद, विदिन 15 मिनट ये काम स्टार्ट हो गया था। अच्छा, और उसमें यह है कि तकरीबन 7 बजे के बाद 15 पे कॉल भी हमने की थी। अच्छा, आपने अपने नंबर से की? मैंने नहीं की, मेरे पास तो सब कुछ छीनते जा रहे थे ना, उस वक्त मेरा दुपट्टा भी छीन लिया गया था, जूता भी उतार लिया गया था, और वहाँ से हमने मतलब भागने की काफ़ी कोशिश की। आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी, आपका फ़ोन, आपका दुपट्टे, आपके कपड़े तक, आपका दुपट्टा, जूते, सब कुछ जो उनके हाथ में लगा सब कुछ उन लोगों ने उतार लिया या खींच लिया? बिल्कुल। तो फ़ोन आपकी जो 15 पे कॉल की गई वो आपकी टीम मेंबर ने की? जी, मेरे टीम मेंबर ने कॉल। पहली कॉल कितने बजे की? तकरीबन 7 बजे के बाद। 7 बजे की। क्या रिस्पांस मिला? फ़ोन उठाया 15 पे जब कॉल की बात हुई? ये रैम्बो ही बताएगा आपको क्योंकि इसने कॉल किया। रैम्बो का मैं तारुफ करवा दूँ। रैम्बो भी बड़ी टिकटॉक पे मशहूर शख्सियत है, और ये टिकटॉक के स्टार हैं, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, और आयशा के साथ मिलके ये टिकटॉक बनाते हैं, और ये वही रैम्बो है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके हस्बैंड हैं और न जाने कौन कौन से ताल्लुकात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो ये रैम्बो से ही खुद ही पूछ लेंगे हम कि क्या ताल्लुक़ है इनसे और इनका रिश्ता क्या है और ये क्या समझते हैं इन्हें, वो हम बाद में पूछते हैं। रैम्बो, कितने बजे आपने कॉल की सबसे पहले?
मैंने कॉल की थी तकरीबन 7 बजे के बाद। 7 बजे। और मैंने 15-20 कॉलिंग की थी और 2 कॉल उन्होंने मेरी रिसीव हुई। एक खातून ने उठाई है, एक जेंट्स ने। तो उन्होंने ये बोला कि हम आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये सारा वाकया बता दिया? मैंने बता दिया। मैंने वहाँ पे वो चिल्लाकर ही बोला हूँ कि सर जल्दी आइएगा प्लीज़ हेल्प, कि यहाँ पे हमारे ऊपर कोई इस तरह से लोग हमें तंग कर रहे हैं, परेशान हैं, लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो उसी टाइम उन्होंने एक्शन लिया, उसी टाइम उन्होंने लोग भी भेज दिए थे। और शायद 14 अगस्त का रश बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा लेट हो गए। नहीं, थोड़ा लेट नहीं हुए, आप तक जहाँ पे आप लोग मौजूद थे, हाँ, जहाँ सब कुछ हो रहा था, पुलिस कितने बजे पहुंची? वहाँ पे पुलिस तो पहुंची है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद। 9:30 बजे। पहली कॉल आपने की थी 7 बजे? हाँ 7 बजे। 7 बजे। और तकरीबन 2.25 घंटे के बाद पुलिस वहाँ हाँ जी बाद में पहुंची है। और वो भी जब हम वहाँ से निकल गए थे, हमें एक लड़का था डॉल्फिन वाला और कोई सिक्योरिटी गार्ड थे पुलिस वाले। डॉल्फिन वाला लड़का वैसे ही वहाँ पे रैंडमली आया था या 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करते? नहीं, वो मैं खुद जाके उनको लेके आया था। बाहर थे कहीं? हाँ गेट पे थे, 5 नंबर गेट पे थे। आपने जाके बताया? हाँ, आप लेकर आए? हाँ, फिर वो आया और वो फिर आपको वहाँ से निकाल के ले, क्योंकि हालात बेकार। 2.5 घंटे में भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँच सकी? हाँ बिल्कुल। और उस डॉल्फिन वाले ने, अकेला था लेकिन कानून तो था ना, उसने कुछ किया जब वहाँ लोग मौजूद थे? हाँ बिल्कुल। मैं उसके पास गया, उससे मैंने बोला कि सर इस तरह से लड़की परेशानी में है, बेहोश है, यानी कि ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ हेल्प करें, वो मेरे साथ है, हम यहाँ पे आए। उसने मुझे बोला कि वो सामने पुलिस वाले हैं, तो आप उनके पास जाएं। मैं पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो पहले ही आवाम को रोक रहे थे गेट पे। तो फिर मैं उनके पाँव पड़ा, मिन्नतें की हैं कि वो ख़त्म हो गई है, मर गई है। पुलिस वाले ने नज़रअंदाज किया? कितने पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे? वहाँ पे एक ही था, एक पुलिस वाला। उसने सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, यानी ये हो सकता है कि उसे पहले से पता हो या उसने खुद से देखा भी हो। नहीं, वो 5 नंबर गेट पे था, वहाँ पे वो लोगों को ना कवर कर रहा था। फिर जब उनके पाँव पड़ा हूँ मैं, उसके बाद जाके वो डॉल्फिन वाले लड़के ने भी देखा, फिर जाके वो मेरे साथ आए। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो इसके ऊपर निकाला। अच्छा, वहाँ से सीधा कहाँ पे गई आप वहाँ से निकलने के बाद? क्योंकि होश तो नहीं था। बिल्कुल। वहाँ से निकलने के बाद सीधा मैं लारी अड्डा का जो थाना है वहाँ पर गए। अच्छा, थाने गए? और वहाँ पर काफ़ी देर बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुई और सारी रिपोर्ट दर्ज की। और मैं सिर्फ इज़्ज़त के मारे खामोश होकर अपने घर वापस चली गई। मैं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहती थी किसी चीज़ के लिए। आपके जिस्म पे, अब चूँकि ये इतना ओपन हो चुका है ये सारा मामला, तो मुझे पूछने दीजिए, आपके जिस्म पे अपने कपड़े भी नहीं थे? किसी की शर्ट या किसी का कपड़ा दिया गया था? बिल्कुल, क्योंकि आपके कपड़े सारे फट चुके थे। देखें, जो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, नोच रहे थे, उनमें से बहुत सारा लोग मुझे बचा भी रहे थे। और मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे थे वहाँ पे। मेरे भाई थे, मेरे मुहाफिज थे, और मुझे आइडिया नहीं था कि जो मुझे बचाने वाले भी लोग थे। लेकिन नोचने वाले ज़्यादा थे, बचाने वाले कम थे। यही वजह है कि आप 2-2.5 घंटे तक उनके हाथ में रही। बिल्कुल ऐसे ही, कोई कपड़ा देता था, कोई उतार देता था, कोई खींच लेता था। और 1-2 दफ़ा मैं कई बार ऐसा हुआ? कई बार। और मैं 2 बार जब फेंट हुई हूँ। ज़ाहिर बता, आप गर्मी की शिद्दत देखें, और जब 3-4 हज़ार, जब आप बेहोश हुई, उसके बाद भी इन दरिंदों को तरस नहीं आया? वो फिर भी मेरे बाल खींच के मुझे हिलाते रहे और साथ साथ हंस रहे थे, साथ साथ मुँह पे ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मतलब टॉर्चर किया जितना वो कर सकते थे। कभी हवा में उछालते थे, कभी पानी में नीचे गिराते थे, फिर खींचते थे। और 20 लोगों ने मेरा एक बाजू पकड़ा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कितना को फोर्स लगा के मैं अपना बाजू छुड़ा सकती थी? मेरे शोल्डर तकरीबन अलहदा होने वाले थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एफआईआर बहुत लेट इसकी दर्ज हुई है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों दर्ज हुई है? क्या आपने कंप्लेंट लेट की है या आपने कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस ने रवायती हठधर्मी का सबूत देते हुए और 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज? मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और मैं कराना ही नहीं चाहती थी। तो पुलिस ने जब खुद आपको वहाँ से रेस्क्यू किया तो पुलिस ने कहा नहीं कि इतना जुल्म हुआ है? वो भेड़िए थे जिन्होंने आपको नोचा है, आपके कपड़े सब कुछ फटे हुए हैं, आपके अपने जिस्म पे कुछ भी नहीं है आपका, आप जो घर से पहन के आई थी। तो पुलिस ने कैसे इग्नोर कर दिया अगर आप चली भी गई? उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक किया कि बेटा आप कराना चाहते हो या नहीं।
मैंने ही कहा सर मैं नहीं कराना चाहती, मैं कोई इशू नहीं बनाना चाहती, मैं मेरी ज़िंदगी बच गई है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खामोश होकर घर चली गई। रात सारी सोचती रही, कभी उठती थी, कभी डर जाती थी, और उस दिन से लेके अभी तक खाना नहीं खाया जा रहा। तो सुबह जब मैं मतलब देखा ख़ुद को तो मेरा बिल्कुल सुसाइड का मूड था। इतने निशानात खुद को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और बिल्कुल सुसाइड का प्लान बनाया। और रैंडमली मैंने कहा नहीं, मुझे जीना चाहिए, मुझे ज़िंदगी मैं शुरू करूँगी। मैं कैसे, ठीक है किसी को नहीं पता चला, बात ख़त्म हो गई। और जिस पाकिस्तान, जिस रियासत मदीना की मैं बेटी हूँ, मैं नहीं चाहती थी उसका नाम ख़राब हो, और कोई भी कह दे कि मैं अपने ही मुल्क में, अपने ही पाकिस्तान में सेव नहीं हूँ। मैंने ये चीज़ें सारी सोचकर एक तरफ तो सुसाइड करना चाहा, एक तरफ सोचा मैं चुप कर जाती हूँ। जब 3 दिन बाद वीडियो लीक हुई, लोगों ने लगानी शुरू कर दी, टिकटॉक ओपन हुआ। आपको ये आइडिया नहीं था? क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो वीडियोस बना रहे थे। मुझे आइडिया नहीं था कि शायद लोगों ने बना तो ली, सब कुछ तो कर लिया, शायद कोई ना लगाए। जब वीडियो आई तो मुझे DSP आप ये सोच रही थी, दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कोई वीडियो ना लगाए, या ये सोच रही थी क्योंकि दुआ कर दे तो मेरी आवाज़ सुनी जाए? नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। कभी नहीं चाहती थी वीडियो अपलोड हो? कभी भी नहीं चाहती थी। उसी वक्त मैंने आवाज़ को बंद कर लिया था। वीडियो किसने अपलोड किए? हाँ जी। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सवालात उठ रहे हैं, बहुत एक बहस चल रही है, कुछ लोग आपके हक में, कुछ आपके खिलाफ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो आपने खुद ही अपलोड करवाई है। ऐसी बात नहीं है, मेरे तक तो वीडियो आई ही नहीं थी। मुझे DSP सर की कॉल आई थी कि बेटा आपकी एक वीडियो मेरे पास आई है। तो मैंने कहा सर कौन सी वीडियो? जब उन्होंने मुझे शेयर किया तो कहते बेटा ये बहुत लेवल तक बात चली गई हुई है, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हैं? आपको DSP ने सबसे पहले बताया? जी बिल्कुल। मुझे जब ये चीज़ें वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तब तक आपने नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था। किसी को नहीं पता? जिस दिन मैंने FIR करवाया उस दिन सर ने मुझे कॉल किया कि बेटा ये बात इस तरह है, तो आप कोई एक्शन लेना चाहती हो, कोई FIR करवाना चाहती हो? मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा सर मैं करवाना चाहती हूँ। तो कहते बेटा आप फ़ौरन आ जाएं, मैं अपनी फैमिली, अपने भाई के साथ। अच्छा, ये वीडियो वायरल होने के बाद आपने सोचा, क्योंकि जब ये वक़ूआ हुआ आप थाने गई, आपने कहा जी कि मैंने इस मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना, या मैंने अपनी फैमिली को उनका नाम बदनाम नहीं करना, तो वापस आ गई? जी बिल्कुल। और ये FIR दर्ज करवाने का फ़ैसला आपने किस लम्हे किया और क्यों किया? और जब मुझे लगा कि वो वीडियो, जो वीडियो मैंने देखी वो मुझसे पहले, तो पहली बार है कि मुझे देखी नहीं गई। और जब मैंने देख लिया, अपने साथ होने वाला जुल्म आपने खुद देखा ही नहीं गया मुझसे। देखा नहीं गया। और जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि ये या अल्लाह ये क्या चीज़ है, एक इतना आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला, अब आप मुझे इस दुनिया में, मैं क्या एक और खिलौना बन जाऊंगी? तो मैंने सोचा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, और जो चीज़ एक आ गई है बाहर, शायद किसी और आयशा की ज़िंदगी बच जाए। मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली की परवाह किए हुए, बिना अपने फ्यूचर की परवाह किए हुए, बिना अपनी जॉब की परवाह किए हुए मैंने ये एक कदम उठाया, और पुलिस ने मेरे साथ फुल कोऑपरेट किया। SHO सर और सब लोगों ने मेरा साथ दिया। जहाँ जहाँ मुझे मेरी कोई चीज़ थी, मैंने वो जगह का विज़िट किया, मैंने यादगार का दोबारा से विज़िट किया, मैंने हर चीज़ वहाँ पे जाके देखी, हर चीज़ वहाँ पे टूटी हुई थी, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड है। और वहाँ का जो कपड़ों की मेरी बात है, वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के पास हैं, मुझे ये पता चला। ये सारी चीज़ें मतलब देखकर वो जगह पे ना खौफ सा आ रहा था कि ये वो मीनार है, ये वो पाकिस्तान की मेन जगह है जहाँ जिसकी बुनियाद हमारे कायद-ए-आज़म ने रखी। मैं तो इसको बचपन से आती हूँ। इस मीनार के नीचे जिसके साए तले हम अपनी आज़ादी को मनाते हैं, एक आज़ादी का दिन होता है हमारे लिए ख़ास तौर पे, बचपन से मैं वहाँ पे जाती हूँ, रहती हूँ। हर साल जाती हैं? हर साल हम वैसे भी। मतलब ये आपका पहला विजिट नहीं था वहाँ पे? नहीं, पहला विजिट नहीं। टिकटॉक बनाने के लिए अब पहले जाती है वहाँ पे? टिकटॉक मैं कभी वहाँ पे बनाने नहीं जाती। कभी नहीं बनाने गई? कभी भी नहीं गई। इस दफ़ा भी कोई प्लान नहीं था, तो रैंडमली हम जैसे पहले जाती हैं उसी तरह मैं अपनी गई हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ, अपने पापा के साथ बचपन से जाती रही हूँ। लेकिन ये इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की चीज़ मेरे जहन में भी नहीं था। आयशा, आपको नहीं लगता कि ये वीडियो सामने ना भी आती, अब जो जुल्म आपके साथ हुआ था, आप पढ़े लिखे हो, बाशऊर हो, तो ये वीडियो सामने ना भी आती तब भी आपको स्टैंड लेना चाहिए था, तब भी आपको खड़े होना चाहिए था और डट के खड़े होना चाहिए था, जिस तरह आप अब खड़ी हुई हैं। और ये जो मुल्ज़िमान हैं और ये दरिंदे हैं, इन्हें बेनकाब तब भी करना चाहिए था आपको। एक्चुअली सिचुएशन मेरी इस तरह की हो गई थी नेक्स्ट डे कि
नेक्स्ट डे तो आप बड़ी अच्छी तस्वीरें अपलोड कर रही थी, वो क्या? बिल्कुल, मैंने अपनी रैंडमली एक पिक्चर अपलोड की थी, अपने आप को समझाया था कि जैसे मैं ऑलरेडी पहले पिक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं उसी तरह ही करूँगी। मतलब इतना बड़ा हादसा होने के बाद सब कुछ अगले उसको दिन बुलाकर आपने बिल्कुल नॉर्मल होके वो बिल्कुल वीडियो अपने आप को नॉर्मल किया, फोटो अपलोड किया आपने जस्ट अपनी मामा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि उनको ये फील ना हो बहुत बहादुर हैं आप। कि उनको ज़रा भी फील ना हो कि हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है और वो कमज़ोर होकर बैठ गई है। लेकिन आपकी इस वीडियो को और इस फोटो को अपलोड होने की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले जो कुछ हुआ वो सारा शायद प्री प्लान्ड था, आपने खुद सब कुछ करवाया, लेकिन ज़्यादा हो गया, लेकिन लोगों को आपने खुद बुलाया और आपने कुछ हरकत वहाँ पे ऐसे की कि लोग हमारे माशरे में, आपको पता है पहले ही ख़ासतौर पे इस एज ग्रुप के लोग, और उसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि अगले दिन आप बिल्कुल नॉर्मल थे, लोग कह रहे हैं। ये सब फेक बातें हैं। देखिए सोशल मीडिया का दौर है कि अगर मैंने बुलाया भी है तो मैंने उन्हें ये तो नहीं कहा था, नो, फैंस को कॉल की हुई थी कि मैच बिल्कुल नहीं, ना मैंने कोई ऐसा मैसेज छोड़ा है, ना मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई है। और ये मेरा चैलेंज है सबको, कोई भी इस तरह का कोई वोकल कोई वीडियो मिलती है तो प्लीज़ मुझे दिखाई जाए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप पर और मैंने ये कभी भी नहीं किया इस तरह का। दूसरी बात कि ड्रेसिंग की अगर बात की जाए तो मेरा एक प्रॉपर ड्रेस था, पाकिस्तानी कौमी लिबास था। से पहले आपके फॉलोअर्स कितने थे? 1 लाख। 1 लाख ये इस पे टिकटॉक में? बिल्कुल टिकटॉक। अब ये 8 लाख हो चुके हैं? आई डोंट नो, अच्छा लोग ही बता रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 8 ओपन नहीं लाख किया, मैंने ओपन ही नहीं किया, दिल अच्छा, ही नहीं किया ओपन ही नहीं किया अभी तक। लेकिन आपकी टीम मेंबर्स की तरफ से कहीं से पता तो चल ही जाता ना कि फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं। लोगों को इस पे भी एतराज़ है, लोग ये कह रहे हैं कि असल मकसद ये था, अचीवमेंट जो आपने हासिल करनी थी वो ये थी, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। देखिए फेम अगर मैंने लेना होता ना तो मैं 14 अगस्त की रात को ही ले लेती, मैं FIR सबसे पहले दर्ज कराती। मैंने FIR में केस करना ही नहीं चाहती थी, तो ये किस तरह का फेम हुआ? खुदा करे कि ये फेम कभी किसी बेटी को ना मिले। ये लोग अजीब से क्वेश्चंस कर देते हैं, क्या मैं किसी की बेटी नहीं? ऐसा फेम जो मेरे ख्याल से कभी भी कोई औरत नहीं चाहेगी, और लोग अजीब सी बातें करते हैं। फेम, ये क्या फेम है? अब ये सब कुछ मीडिया पे देख रही हैं, एटलीस्ट सुन रही हैं आप कि जो लोग आप पे, आपके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं इस सारे वक़ूए के बाद, मेरे पास और अपनी आंखों से देखने के बाद भी आपके किरदार पे उंगलियां उठा रहे हैं। देखें आज अगर एक लड़की ने इस चीज़ को हलफ लिया है, उठाई है बात, तो मेरे ख्याल से उस लड़की का साथ देना चाहिए, क्योंकि वीडियो से साफ जाहिर हो रही है हर चीज़, हर बात, कि मेरे हाथ में ना तो कोई इंडियन झंडा था, ना मैंने कोई वल्गर ड्रेसिंग की हुई थी, ना मैंने फ्लाइंग किस की थी। अपनी जगह का इंतखाब ठीक किया? देखिए मैं बचपन से अपने पापा के साथ आती हूँ, वहाँ पर भाइयों के साथ आती हूँ, अटकेलियाँ करते हुए आती हूँ, सारा कुछ है। मुझे लगा सब मेरे भाई हैं, सब मेरे मुहाफिज हैं। और इससे पहले कभी आपके साथ इस तरह की कभी भी नहीं हुई कहीं पे भी? बिल्कुल। और मैं पैंट शर्ट्स भी पहनती हूँ, वेस्टर्न ड्रेसेस भी करती हूँ। और उस दिन तो मेरा एक दिल था, मैंने शलवार पीस पहना हुआ था और पता नहीं दिल में एक अजीब सा कुछ हो रहा था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं अभी 5 मिनट भी नहीं खड़े हुई तो मेरा दिल किया कि मैं अभी वापस चले जाऊँ, घर चलते हैं, घर एंजॉय करते हैं। और गर्मी जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो बस मैं अपने पार्टनर को भी बोली थी कि चलते हैं। लोगों ने हमें 5 मिनट के अंदर वापस ही नहीं आने दिया। आपने सोचा हुआ था कि इस इंसिडेंट की वजह से आपके साथ तो जो हुआ वो हुआ, उसकी हम अल्फाज ही नहीं है मजम्मत करने के लिए, लेकिन आपने सोचा हुआ था ये इतना बड़ा मसला बन जाएगा, ये एक दुनिया में ये मसला बन जाएगा, यानी पाकिस्तान से बाहर इस पे बहस हो रही है, वेस्टर्न मीडिया इस पे बात कर रहा है, इंडियन मीडिया इस पे बात कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर सब जगह इस पे बहस हो रही है। सोचा हुआ था ये इतना बड़ा मसला बन जाएगा? मैंने तो वहाँ जाने से पहले ये बात सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ ये होगा। और अगर ये इतनी बड़ी बात हो गई कि जिस तरह जो मेरे साथ हो रहा था ना वो मौत से कम नहीं था। और कह रहे हैं कि सारी ये जो पाकिस्तान से बाहर ये इस तरह सारी वीडियो गई है, इस सारी बदनामी की जिम्मेदार आप हैं। देखिए एक लड़की ने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश कर ली, FIR नहीं कटवाई, उस बात को दबा दिया इज्जत की खातिर। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान का नाम ख़राब होने से बेहतर मैंने समझा मैं सुसाइड कर लूँ। क्या वो अच्छा था या मैं FIR कटवा कर ये सारी चीज़ें करती? और अगर फेम लेना था तो मैं 14 अगस्त की रात को ही FIR कटवाती और मैं कहती कि अब मुझे फेम मिल जाएगा सुबह तक। फेम के लिए कोई लड़की कभी भी अपने आप को नहीं चाहेगी कि मुझे सोशल मीडिया इतने लोग आपको बढ़ाना करते। मेरा आगे फ्यूचर था। और आपको ये नहीं पता था कि आपने ज़िंदा वापस आना है कि नहीं? फेम के लिए कोई अपनी ज़िंदगी दाव पे तो नहीं लगा सकता।
खुदा ऐसा फेम कभी किसी बेटी को ना दे। और जितना मेरा फेम था मैं उसमें बहुत खुश थी। मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता था, अच्छे लोग थे, लेकिन मैंने कभी भी शॉर्ट वे कभी यूज़ नहीं किया। और ये जगह ने मुझे इतना बड़ा सबक दे दिया, इतनी बड़ी मौत दे दी कि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। अच्छा, इस सारी जो सब कुछ हुआ इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझती हैं? अब कुछ ज़िम्मेदारान को सज़ा मिली है, अब वो सज़ा ठीक है या गलत है उस पर भी बात हो रही है। DIG ऑपरेशंस हैं, फिर जो SSP ऑपरेशंस हैं, फिर SP हैं मुतलका, फिर DSP हैं, SHO हैं, इन सब को मुअत्तल कर दिया गया है, इन्हें फारिग कर दिया गया है। तो आप समझती हैं कि ये एक्शन ठीक था? इससे हमारी पुलिस का जो मोराल है वो तो कमज़ोर नहीं होगा, कम नहीं होगा? या आप समझती हैं हाँ ठीक है, इन लोगों ने अपनी ड्यूटी सही नहीं की, इन लोगों ने टाइम पे नहीं पहुंचे, इन लोगों ने जो करना चाहिए था, जो इनकी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं की, तो जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ? नहीं, मेरे साथ पुलिस ने फुल कोऑपरेट किया है और हर जगह पर, हर मौके पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। अब 2.5 घंटे अगर पुलिस हमारे पास नहीं आई तो रैंडमली उन्होंने मूवमेंट वहाँ पे की होगी और जितना ज़्यादा क्राउड था उन्हें नहीं पता चला होगा। लेकिन मैं इस चीज़ का उन्हें दोष नहीं देती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे आकर बचाया, आखिर वो हमारे मुहाफिज हैं, उन्होंने ही मुझे सारे अफसरान जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, ये सारे आपसे आके मिले भी, इन सबको निकाल दिया गया है। आप समझती हैं ठीक किया CM साहब ने? मेरे क्योंकि आपकी वजह से मुराद की इंसिडेंट की वजह से हुआ। बिल्कुल। मैं इतना कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ अभी मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है और मुझे इतना पता है कि वहाँ से निकलने के बाद मुझे बचाने से लेकर थाने तक और अभी तक पुलिस ने मेरा प्रॉपर साथ दिया है, मेरे सर पर हाथ रखा है, मुझे हर जगह से मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहे हैं वो। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। बिल्कुल ठीक है। रैम्बो, आपका आयशा का क्या ताल्लुक़ है और कब से इकट्ठे, कब से काम कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं? हमें हो गए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, हम साथ ही हैं। शादीशुदा हैं आप दोनों? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और वो शादीशुदा नहीं, और बहन भी है, दोस्त भी है। अच्छा, आप दोनों की शादी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये भी बातें चल रही हैं कि आप दोनों शादी नहीं, शादी जस्ट आपसे दोस्त हैं, भाई कह रहे हैं? दोस्त, भाई, कोलीग। अच्छा, भाई हैं। हाँ, और लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई मंगेतर या निकाह इस तरह का कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कलीग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। भाई हैं, बिल्कुल। आप दोनों मिलके सिर्फ काम करते हैं? जी, इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक? आप गुजरात से आते हैं? जी, गुजरात होते हैं? बिल्कुल। मैं हफ्ते में 1 दफ़ा आता हूँ, हम शूट करके फिर मैं वापस चला जाता हूँ। फैमिली को पता है? हाँ, फैमिली को पता है, फैमिली आते जाते रहते हैं और हम एक फैमिली हैं, दोस्त हैं सब। और माशाल्लाह से इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। मैं कहता हूँ कि अगर मैं गरीब घराने से हूँ, अगर मैं जब थोड़ा बहुत वायरल हुआ था तो अगर मुझे संभालने वाली है ना तो ये आयशा। अच्छा, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। और इसके बाद आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ गए? मेरे जिस टाइम हम मिले थे मेरा एक अकाउंट था इस वकूए के बाद, ये मीनारे पाकिस्तान वाले वकूए के बाद कितने फॉलोअर्स? नहीं, मेरा एक अकाउंट 7.5 लाख पे था जब ये हम दोनों मिले थे। उसके बाद वो मिलियन के ऊपर गया तो वो अकाउंट मेरा गुम हो गया। फिर मैंने नया बनाया, वो फिर मिलियन पे गया, फिर वो गुम हो गया क्योंकि मुझे वो इतना पासवर्ड भूल जाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं। और फिर मैंने बनाया, वो फिर 4-5 लाख पे चला गया, वो भी है। अब हमने इरादा कर लिया था कि हमने छोड़ देनी। आयशा ने तो कह दिया कि मैं उस दिन फैंस को कॉल दे के नहीं गई, तो आपने भी कॉल नहीं दी हुई थी कि आयशा आ रही हैं तो पहुंच जाए वहाँ पे? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने 2-2.5 साल में कभी ऐसा किया ही नहीं, कभी भी फैन इस तरह के वाकयात। वो खैर उस दिन जो हुआ वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया, वरना इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। लोग हमारे मुआशरे में ये कैप्चर पहली दफ़ा हो गया, लोग ख़वातीन के साथ इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं और ये सच है, हम में से कोई माने ना माने। तो आपने फोर्स ही नहीं किया कि यार ये मामला यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, हमारी कलीग है, बहन मेरी है, तो इसके साथ ही सब कुछ हो रहा है और वहाँ से लेके इन्हें भागे? हाँ, मौका ही नहीं मिल सकता? बिल्कुल, हमें इतना सा भी, हाँ 5 मिनट के अंदर हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि अब रश बढ़ गया है, हमें निकलना चाहिए। इन्होंने मुझे बोला कि चलें निकलते हैं। हम वापसी में निकलने लगे तो निकलते 500-600 बंदा हमें ऐसे ही धकेल के घसीटता हुआ वो सीधा जंगले के पास ले गया।
वो जंगले के पास लेके जाके वो आगे से हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, उसने बोला कि आप लोग क्यों आए हो इस तरह से रश में, आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे था? सिक्योरिटी गार्ड के सामने सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड चाहता पुलिस को बुला सकता था, अपने हेड को कॉल कर सकता था, 15 पे कॉल चला सकता था। बिल्कुल। और उसने फिर हमें वो दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि आप अंदर आ जाए, और हम दोनों अंदर चले गए। जो हमारी टीम थी वो बाहर ही रह गई थी, जहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर वो अवाम ने वो जंगला तोड़ा, तारें तोड़ी, ऊपर से कूद के आए, चारों तरफ से घेरा हुआ था हमें। मैं इसे लेके फिर ऊपर गया, अकेले ही था उस टाइम, या एक दोस्त था मेरे साथ। ऊपर लेके गए, वहाँ पे सारा क्राउड जमा हो गया, दबा लिया गया हमें। वो पीछे से मार रहा है, वो कुछ कर रहा है, कुछ छेड़खानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। मज़ीद 1.5 घंटा मुझे इससे बचाते बचाते, लड़ते लड़ते मैं ख़त्म हो गया था मर्द होकर। तो मेरे बेहोश ये तो बेहोश हो गई थी। फिर बाद में जब मेरे बेहोश होने के बाद जब हम अलग हो गए तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन तक पहुंचूं, लेकिन बेकाबू था, बेबस था, कुछ कर नहीं सका। 15 पे कॉलिंग की, सारा कुछ किया, बात भी हुई, वो आए भी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे सिक्योरिटी खुद जाके लानी पड़ेगी। तो मैं 15, 20, 25 मिनट मुझे लगे हैं ऐसे यादगार में घूमते हुए कि मैं कहाँ से मदद मांगूँ, कहाँ पे मुझे सिक्योरिटी नज़र आए तो मैं उसको बोलूँ। फिर वहाँ भी जाके मुझे मिले थे वो पुलिस वाले और डॉल्फिन वाले, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरे साथ के हैं। उस हमने इनको निकाला है, आवाज़ दी है, इनका हौसला बुलंद हुआ है थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, पुलिस आई फिर साथ दिया। एक साथ आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं आयशा सरदार अवैस, वो दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेके शाम तक ये आपके साथ है, अनकंडीशनल आप इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस आपने अवैस साहब किए होंगे, ये केस उन केसेस से कितना मुख्तलिफ है? और अब जो लोग अगला सवाल कर रहे हैं, लोगों के जहन में जो खदशात आ रहे हैं वो ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया, सीएम साहब ने नोटिस ले लिया, सीएम साहब ने फुर्तियाँ भी बड़ी दिखा दी, जो अफसरान हैं उन्हें निकाल भी दिया। असल जो लोग हैं, जो दरिंदे हैं, जो भेड़िए हैं, जिन लोगों ने सब कुछ किया है, कानून क्या कहते हैं, वो पकड़े जाएंगे? अक्सर बड़ी कंट्रावर्शियल सी स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी कि वकला जो पुलिस के हक़ में कम ही बात करते हैं, मीडिया कम बात करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने अल्लाह के पास जाना है एक दिन, हमने भी कब्र में जाना है, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं इतना ज़बरदस्त किस्म का इंस्पायर हुआ हूँ पुलिस के उस वर्क से जो वो कर रही है, जो काम वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो सारे मामलात को देख रहे हैं। अभी यहाँ पे एक इशू है कि पुलिस थोड़ा सा लेट आई। मैं अमर भाई आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2.5-3 करोड़ की आवाम है लाहौर में तकरीबन, इसको 41 से 42 हज़ार पुलिस वाले डील कर रहे हैं। वहाँ पे इतना बड़ा क्राउड था कि वहाँ पे अगर एक जत्था किसी बंदे को लटा के उस पर ज़दो-कोब भी कर रहा है, उसको ढूंढना ही बड़ा काम था। फिर वो ही बेचारे मुहाफ़िज़ कौम के आए, वो ही आए। जल्दी बताएं, आपको क्या लगता है उनके लेट रिस्पांस की वजह से ये जो अफसरान को निकाला है, डीआईजी को, एसएसपी को, एसपी को क्यों निकाला, आपको क्या लगता है? ये अभी मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू चल रही थी, आप एक जहाद कर रहे हैं, माशाल्लाह, आपको उसका जो अजर दे। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, वो अफसरों को जो निकाला है ना, अब सीएम को या गवर्नमेंट ने वो क्विक एक्शन लिया, वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, क्योंकि उनको आफ्टर फैक्ट्स या उनको ये नहीं पता था बिहाइंड द सीन क्या चला है, फैक्ट्स का तो नहीं पता था ना। उन्होंने तो क्विक रिस्पॉन्स दिया कि भाई पुलिस के होते हुए आवाम के गुस्से को ठंडा करने के लिए। अभी नहीं, मैं बताता हूँ, ये मुतलका गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको सिनेरियो का तो नहीं पता, उनके पास अलादीन का चिराग तो नहीं है जो रगड़ेंगे तो वो। अभी हकायक तो ये है कि पुलिस ने अपने लेवल पे वो सारे मामला डील किए हैं, वो पुलिस ने पूरी मदद भी की है। जो सीएम पंजाब ने किया, देखिए ये रियासत में बड़ी चेंजिंग्स आई हैं। मैं लॉयर आपको इधर बैठ के कह रहा हूँ, हमारे माशरे में बहुत सी चेंजिंग्स आई हैं। ये रियासत मदीना ऐसी चुटकी में नहीं बन जाना। जैसे हमने कायद-ए-आज़म ने, हमारे मुल्क के हमारे बुज़ुर्गों ने खून बहा के मुल्क हासिल किया, ऐसे निज़ाम चेंज करने पे भी आमर डार, अवैस बासी और आयशा जैसी बेटियां और इस जैसे बेटे और हमारे साथियों ने मिलकर इस माशरे को रियासत मदीना बनाना है। एक इमरान खान नहीं कुछ कर सकता, एक उस्मान बुज़दार नहीं कुछ कर सकता, हमने मिल के इसको लेके चलना। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है एजेंसी जिस तरह करिए, मेरी तमाम वकला कम्यूनिटी इतनी फ़ाल है इस केस में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
हम वकला इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना ये वाली जंग लड़ेंगे ताकि इस माशरे से ये लाकानूनी दफरौनी का खात्मा हो सको। ये चंद लोग हैं, सी कैटेगरी के चंद लोग पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मिसाल तभी बनेगी ना, इन सबको पकड़ा जाए, इन सबको सजाएं मिले। बहुत हाई लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। नहीं, कानून में कुछ सुकम तो नहीं मौजूद, नहीं, जो दफात लगी हैं यही लगनी चाहिए थी। बहुत जबरदस्त। आप समझते हैं जो सबूत मौजूद हैं, अभी तो बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी तो वीडियोस मौजूद है ना, अभी इनकी लोकेशन निकलेंगी और उन सब के बाद अदालत में सब कुछ पेश किया जाएगा और अदालत राज़ी हो जाएगी और इन सबको सज़ा हो जाएगी। बिल्कुल। अभी जिस तरह का ये सिनेरियो बना है ये तो हमारी हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम चल रहा है। एफआईआर बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अभी वो वाला काम नहीं है, ये आप इस टाइम जिस दौर में फिर रहे हैं, पुलिस बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका निज़ाम हो चुका है। अब आप देखें इतना ही ज़बरदस्त निज़ाम है तो इतने अफसरान को क्यों निकाल? मैं बताता हूँ आपको, वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अभी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होंगी, अभी साइबर क्राइम को तो सॉरी मैं अभी इसकी क्या होगी, इसकी फोरेंसिक होगी। फोरेंसिक में वो जो पिक्स आई हैं उनके बारे में नादरा से वो रिलेट करेंगे, उन बंदों को पकड़ेंगे। काफ़ी सारे लोग अरेस्ट भी हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी बारीकी से मामले। यहाँ पे तो हमारी मिल्लत अभी आयशा ने सबको पहचानना है, हाँ, आइडेंटिफाई करना है। अभी उनकी लोकेशंस निकलेंगी। आयशा उस वक्त इतनी होश थी क्योंकि आपका आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सबको आइडेंटिफाई कर सकती हैं अपनी आंखों से, क्योंकि आप तो बेहोश भी हो चुकी थी और जो हालत है, आपको तो कोई फेंक रहा था, कोई उछाल रहा था, आपको कोई बाजू खींच रहा था, कोई पानी में फेंक रहा था। आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकती हैं? एक्चुअली इतना सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ ऐसे लोग तो ना जो मुझे मेरे व्यू साइट पे मेरे सामने बिल्कुल आए, जिनको मैंने अपनी आंखों से नक्श कर गए होंगे आपके बिल्कुल। और जो मुसलसल होंगे दो चार दो को तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली मतलब ओके कर दिया हुआ है। हाँ। और उसको जब मैंने थप्पड़ मारा था तो वो आगे से हंस रहा था। और जो दूसरे वाला है वो मुसलसल। थप्पड़ आपने कब मारा? कि जब वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। अच्छा, उसी दौरान? बिल्कुल। अच्छा, और मतलब डिफेंस में? बिल्कुल मैंने मारा और मेरा जूता था वाइट कलर का, मैंने जूता भी मारा हुआ है। जूता मार रही थी हील वाला जिसको जो मुझे गलत हाथ लगा रहा था। दूसरी बात ये कि एक और आदमी है जो मुझे साथ साथ कह रहा था तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, किसके लिए आई हो, किसके साथ आई हो। साथ साथ वो टॉर्चरिंग कर रहा था। एक उसका चेहरा मेरी आंखों में बस चुका हुआ है और एक वो, मैंने उनको पहचान भी लिया। बट या सब ये चेहरे ख़ास तौर पे आपके सामने आ जाएं, क्या करेंगे आप इनके साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा, शायद मैं ही नोच डालूँ उनको। जो कंडीशन याद आती है ना, मैं अभी भी कांप जाती हूँ। और खुदा ना करे कभी किसी की बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ भी ऐसा हो। आखिर में इस वकूए को लेके आप किसी के सामने, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़, आपको मैसेज, कोई पैगाम देना चाहिए? फ़ोरम आपके पास। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील करती हूँ कि आप सबसे पहले मेरी प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे प्रोटेक्शन दे। और मैंने जो ये कदम उठाया है ताकि कल को फिर से एक आयशा, आज अगर मैं सेव हूँ तो कल को फिर एक आयशा उठेगी और फिर एक और आयशा उठेगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सिस्टम, ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि सिक्योरिटी को हर जगह पे टाइट किया जाए, पार्कों में ख़ास तौर पे फ़ैमिलीज़ को अलाउ किया जाए और मुझे उन्हें इनकरेज किया जाए कि वो जाएं। आपको पता है कि इस वाक़े के बाद ख़वातीन घर से बाहर निकलते हुए घबरा रही हैं, वो सोचती हैं कि अब हमने घर से बाहर नहीं निकलना है, जिस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? आपने ये तो कह दिया कि सब जगह सिक्योरिटी बेहतर की जाए और ख़वातीन को कहा जाए कि अब लोग घरों से निकलें। हमने ये इसे अफ़गानिस्तान नहीं बनाना है कि ख़वातीन ना निकलें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ख़वातीन निकलती हैं और यहाँ पे औरतों के उतने हकूक़ हैं जितने मर्दों के हैं और उतनी ही सिक्योरिटी होनी चाहिए जितनी मर्दों की हैं। तो क्या पैगाम देंगी इस चीज़ को? अगर मैं ये इस टॉपिक पे बात करूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कैसा हो जाएगा। मैं भी एक नॉर्मल पाकिस्तान की बेटी हूँ और अपनी उस पॉइंट पर 14 अगस्त को मनाने गई थी। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ीमेल्स बहुत ब्रेव होती हैं। और अगर मैंने ये कदम उठाया है तो मैंने आप लोगों की सेफ्टी के लिए, ताकि आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें फ्रीली मूवमेंट कर सकें, इसी हवाले से मैंने ये कदम उठाया। और ये आप सब के लिए मैंने किया है, बिना अपने फ्यूचर की परवाह किए, बिना अपने घर की परवाह किए।
और ये मैंने जो कदम उठाया, और फॉलोअर्स के लिए नहीं और पैसों के लिए नहीं या किसी मादी मकसद या मुफाद के लिए आपने किसी कदम नहीं मुफाद उठाया? के लिए, किसी पैसे, किसी शोहरत के लिए नहीं। पहली बात तो खुदा ऐसी शोहरत किसी बेटी को ना दे, किसी बहन को ना दे। अगर मैंने शोहरत लेनी होती तो मैं 14 अगस्त की रात को ही FIR कटवा देती। अगर मुझे पैसे का होता, लालच होता, तो मैं इमरान खान से अभी भी मिलकर या किसी से भी मिलकर ये इसका बेनिफिट ले सकती थी, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रही हैं। लेकिन नहीं, मैं पैसों की ऑफर्स भी हो रही हैं? बिल्कुल। आपने अभी तक कोई ऑफर कबूल नहीं की? मैं पाकिस्तान की गद्दार बेटी नहीं हूँ, मैं एक सच की छोटी सी एक जंग। कहीं से आपको पैसे की ऑफर आए, आप नहीं लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगी। मैं गद्दार नहीं हूँ। हाँ, अगर जैसे कि मैं भी अपने जिस इलाके से, जिस घर से बिलोंग करती हूँ, अगर जैसे NGOs हैं हेल्प करना चाहे, जैसे मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि मैं भी हेल्प करूँ। अगर तो आपको वो पैसे मिलते हैं, मैं आसान कर देता हूँ, वो पैसे आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करें। बिल्कुल ऐसी बात है, बच्चों की स्टडी के लिए, इन चीज़ों के लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी अच्छी, मैं जो भी हूँ। और मेरा मैसेज है कि आप सब फीमेल्स के लिए मैंने ये कदम उठाया है, आप लोगों की फ्रीली मूवमेंट के लिए, कि आप आज़ादी से घूमें, आप आज़ाद रियासत में रहते हैं। एक्सीलेंट आयशा, मैं भी आज़ाद रियासत में हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी सरदार साहब, आपका भी, रैम्बो आपका भी। और कहने को कुछ बचा नहीं है, इस दुआ के साथ कि बेहतरी आए। हम सब इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, कोशिश सिर्फ उसके पीछे नीयत ये होती है कि शायद वो लोग, वो भेड़िए जो इस जहनीत के हैं, वो सबक सीखें। अल्लाह करे कोई बेहतरी आए। और इसके अलावा ये सारी प्रैक्टिस करने का, ये सब कुछ करने का और कोई मकसद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।